एक बार मैं लास्ट क्लास का रिकैप करा दे रहा हूं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क। अरे सुनो ना, लिवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क। रिस्क कहां से, रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। हर एक बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होता ही है। इस ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये फिक्स कॉस्ट आपके लिए अच्छा भी है और आपके लिए बुरा भी है। अच्छा कब है, जब टर्नओवर बढ़ता है। जब टर्नओवर बढ़ता है, जब सेल्स बढ़ता है, ये फिक्स कॉस्ट आपके लिए फेवरेबल बन जाता है। अगर टर्नओवर आपका 10% बढ़ता है, तो फिक्स कॉस्ट के वजह से आपकी प्रॉफिट 20% 25% बढ़ जाती है। तो फिक्स कॉस्ट मतलब एक एक प्रकार का समझो, एक ऐसा चीज है कि अगर ये लिमिट में है, अगर ये लिमिट में है, तो आपके लिए ये बहुत वरदान टाइप का है। एक होता ना, आपके लिए एक आशीर्वाद टाइप का है। लेकिन अगर यही फिक्स कॉस्ट आपके लिए बुरा कब बन जाएगा, जब आपका सेल्स डाउन हो जाएगा। आपके लिए बुरा कब हो जाएगा, जब सेल्स डाउन हो जाएगा। आज मैं तुम लोग को बताऊंगा अंबानी वर्सेस अडानी की जो कंपनी है, उनमें फर्क क्या है। जैसे जो अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो ज्यादा का ज्यादा ओनरशिप ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो ओनरशिप है ना, वो मार्केट में डाइल्यूट किया है। अगर 100% कैपिटल है, तो ओनली 30% कैपिटल अंबानी एंड अंबानी फैमिली के पास में है। बाकी 70% कौन होल्ड कर रखा है, पब्लिक। पब्लिक होल्ड कर रखा हुआ। लेकिन वही अगर मैं अडानी की बात करूं, तो अडानी का 90% ओनरशिप अडानी के पास में है। ओनली 10% या 5% पब्लिक के पास है। तो दो कंपनी, दोनों का अलग विचारधारा। एक कंपनी का विचारधारा है भैया नहीं, ओनरशिप मेरे पास रहेगा। अडानी बोलता ओनरशिप मेरे पास रहेगा, हम किसी को ओनर नहीं बनने देंगे। और एक विचारधारा है अंबानी फैमिली की, रिलायंस कंपनी की, कि नहीं भाई, हम अपना ओनरशिप क्या करेंगे, डायलूट करेंगे। रिस्क लेंगे लेकिन कम रिस्क लेंगे। तो आज मैं दोनों चीज को इंटरप्रेट करूंगा। दोनों का अपने अपने एडवांटेज है और दोनों का अपने अपने क्या है, डिसएडवांटेज है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मुझे वो समझाने दो। तो लिवरेज का मतलब क्या हो गया, रिस्क। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रिस्क, कैसा रिस्क, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों को सेट किया था। अगर लास्ट क्लास वाला वीडियो देखा होगा तो एक एग्जांपल मैंने सेट किया था कि सपोज मेरा सेंटर ग्रीश पार्क में है। मैं सेंटर को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक नया ब्रांच ओपन कर रहा हूँ विच इज साउथ कोलकाता। ठीक है। 15-20 किलोमीटर दूर में एक नया सेंटर ओपन कर रहा हूँ साउथ कोलकाता। ठीक है। अब एक सेंटर खोलने के लिए एटलीस्ट मुझे 20 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 20 लाख रुपया अपनी सेविंग से लाऊं, एफडी वगैरह तोड़ करके, या 20 लाख रुपया का मैं बैंक लोन ले लूं। यही तो ऑप्शन है। या मैं 20 लाख रुपया का डिबेंचर ले लूं, या प्रेफरेंस शेयर ले लूं, या 20 लाख का मैं डेट ले लूं। हर हर प्रकार का ऑप्शन था। मैंने क्या किया, इस 20 लाख रुपया का बैंक लोन लिया। ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से, राइट। तो अब अगर मैं अपनी टोटल कॉस्ट की बात करूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं मैं लास्ट क्लास को रिवाइज करा रहा हूं। फर्स्ट क्लास मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था इस चीज। अगर जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा, पहले पहले जो फर्स्ट क्लास देखो, ये रिकैप है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो मैंने साउथ कोलकाता में एक टीचर हायर किया, बिकॉज मैं तो ग्रीस फर्म पढ़ाता हूँ। तो मैं वहां पे हायर किया 50,000 पर मंथ के हिसाब से। 6 लाख रुपया पर एनम, मुझे एक टीचर को 6 लाख रुपया देना है। चाहे बच्चे आए, मतलब स्टूडेंट आए या स्टूडेंट ना आए, ये 6 लाख रुपया मुझे अपने पॉकेट से देना ही है। अगर मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो पूरे सेंटर का साल भर का इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 1 लाख रुपया मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है। क्यों एज्यूम किया, क्योंकि 4-5 महीने इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती है। अरे 8 महीने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आती है, 4-5 महीने बहुत कम आती है। तो एवरेज मैंने 1 लाख रुपया मान लिया। ठीक है। रेंट मैंने 3 लाख रुपया एज्यूम कर लिया। ज्यादातर ना, आपको पता है ये सब फिक्स नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी फिक्स नेचर का ही होता है। सबको पता है मेरे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी आता है। 50-100 रुपया 200 का डिफरेंस होगा, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। तो अगर मैं अपना सारा फिक्स कॉस्ट ऐड करूं, कितना हो गया, 10 लाख रुपया। यहां तक क्लियर है। ठीक है। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, तो एक स्टूडेंट पे मेरा 1,000 रुपये आ जाएगा। कैसे, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, और एक सेमेस्टर में बुक का कॉस्ट कितना पड़ता है, 500 रुपया। तो 2 सेमेस्टर का बुक का कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1,000 रुपया। तो मैंने एज्यूम किया कि एक बच्चे पर पूरे साल भर का जो बुक का खर्चा है वो 1,000 रुपया। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि पूरे साल भर में एटलीस्ट 500 स्टूडेंट तो मेरे सेंटर में आके पढ़ाई करेगा ही करेगा। मतलब साउथ कोलकाता वाले सेंटर में आकर 500 स्टूडेंट तो एनरोलमेंट लेंगे ही लेंगे पूरे साल भर में। तो अब आप बताओ, एक बच्चे पे 1,000 रुपया खर्चा, तो 500 बच्चे पे कितना आएगा, 5 लाख रुपया खर्चा। तो 5 लाख मेरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और 10 लाख मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट। क्लियर हुआ चीज। ओके। ये था मेरा खर्चा। अब मैं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, तो आपको पता है ऑफलाइन की फीस विथ बुक कितनी है,
अरे ऑफलाइन की फीस कितनी मेरी अगर हम लोग का 1999 मतलब 2000 है, 2000 हम लोग का विदाउट बुक है। यहाँ मैं बुक लेकर के बात कर रहा हूँ, तो मुझे बुक भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो 2000 रुपया फीस है, अब 500 बुक का है। तो एक बच्चे से मैं एक सेमेस्टर का कितना चार्ज कर रहा हूँ? 2500। एक बच्चे से एक सेमेस्टर में मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ? 2500। तो पूरे साल भर में कितने सेमेस्टर भाई? 2 सेमेस्टर है। तो एक बच्चे से 2500 एक सेमेस्टर का, तो 2 सेमेस्टर का कितना होगा? 5000। तो एक बच्चा मेरे को 5000 रुपया का फीस देके जा रहा है पूरे साल भर का। कितना बच्चे का एक्सपेक्टेशन मैंने किया था? 500। तो कितना रेवेन्यू आ जाएगा? 25 लाख रुपया का मेरा सेल है। ये मेरा रेवेन्यू है, मेरा क्या है? सेल है। क्या ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं। ये तो मैंने फीस रिसीव किया। तो वट एवर द अमाउंट आई हैव बीन रिसीव्ड, या मैं जो रिसीव करूंगा वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। अब इसी सेम चीज को मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा रहा हूं। अब आपने बोला सर आपका 10 लाख रुपया का फिक्स कॉस्ट है, 5 लाख रुपया का आपका रेवेन्यू है, और 25 लाख रुपया का, सॉरी 5 लाख रुपया का आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और 25 लाख रुपया का आपका रेवेन्यू है। तो एक काम करिए, मुझे सर ना आप अपना प्रॉफिट बताइए, और प्रॉफिट हमको बिफोर टैक्स, प्रॉफिट मुझे आफ्टर टैक्स, मुझे सब कुछ बताइए। तो मैंने क्या किया, सेम एग्जाम्पल को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिया। आप अभी पीएल अकाउंट पढ़कर आए, पीएल अकाउंट बनाते हैं टू गेट ए नेट प्रॉफिट। हेलो, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ करके आए हैं कॉर्पोरेट में, सेमेस्टर 5 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकलते हैं? सेल ऑफ, अरे पहले क्या निकलते हैं? रेवेन्यू लिखते हैं ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है? सेल की बात होती है कि आपके बिजनेस से कितना ओवरऑल रेवेन्यू आया, कितना ओवरऑल सेल आया। आप बताओ मेरे बिजनेस से, अच्छा कोचिंग सेंटर भी बिजनेस है? ए मोहित, कोचिंग सेंटर भी बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? हम लोग वोकेशनल बिजनेस में आते हैं। अगर कोचिंग देखो ना, जैसे मैं जब अपना जब मैं आईटीआर फाइल करता हूँ ना, तो मैं अपना आईटीआर पीजीबीपी में दिखाता हूँ। पढ़े हो ना पीजीबीपी? अब पीजीबीपी में प्रोफेशन में नहीं दिखाता हूँ, पीजीबीपी का मैं बिजनेस में दिखाता हूँ। बिकॉज कोचिंग, जितने भी कोचिंग सेंटर है, जितने भी इंस्टीट्यूट, दे आर द वोकेशनल बिजनेस। समझ आया? तो ये भी बिजनेस ही है। ठीक है। वो ये इनकम टैक्स बोलता है ये वोकेशनल बिजनेस है। तो मेरा रेवेन्यू कितना है भाई? 25 लाख। तो जैसे पीएल में अपने लिखते थे 25 लाख रुपया पहले, पीएल में क्या लिखा था? सेल्स। तो यहां भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। अब क्वेश्चन है सर मैंने सेल्स तो लिख दिया, मैंने सेल्स तो यहाँ पे लिख दिया 25 लाख रुपया, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। जितने भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, जितने भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो प्रॉफिट निकालने का, उसमें सबसे पहले जो कॉस्ट माइनस होती है वो वेरिएबल कॉस्ट। इसके पीछे रीजन, सिंपल सा रीजन है, वेरी इजी टू फाइंड। इधर आ जाओ सब लोग, वेरी इजी टू, हमेशा बोलता हूँ ना तुम लोग आके इधर बैठा करो। वेरी इजी टू फाइंड। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, बहुत इजीली फाइंड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे? 5 लाख रुपया, विच इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो 25 में से 5 लाख रुपया हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना? तो 20 लाख रुपया। अब ये 20 लाख रुपया हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन आपको कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बच गया वो ओवरऑल आपका क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपका प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट में से आप टैक्स दीजिए, इस प्रॉफिट में से आप बैंक से जो लोन लिए थे वो इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है ना? तो अब 25 लाख आपका क्या था? सेल्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया, तो कितना बचा? 20 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट बहुत इजीली फाइंड होता है, मतलब अगर जैसे पर स्टूडेंट 1000 रुपया। अब आप बताओ ना, अगर स्टूडेंट बढ़ेगा तो 1000 रुपया करके खर्चा बढ़े, अगर स्टूडेंट बढ़ेगा तो 1000 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। स्टूडेंट अगर कम होगा तो 1000 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से कम होगा। तो बहुत इजीली फाइंड होता है, वहां पे कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? आपको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसलिए आपको फिक्स कॉस्ट समझ में आ रहा है। अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्री की बात करो और एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट निकालने बैठ जाओगे ना, भयंकर कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कोई भी कॉस्टिंग होता है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट हटाओ। सबसे पहले क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना आपके आउटपुट पे डिपेंड, आपका नॉर्मली आपका आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। आए वो समझे? तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो आपके आउटपुट के साथ साथ चलता है। दैट इज वाई आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। आउटपुट आउटपुट बढ़ा, स्टूडेंट बढ़े तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, स्टूडेंट कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को हटाते हैं।
क्या था, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से याद रखिएगा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है भाई, फिक्स। चाहे आउटपुट बढ़े या आउटपुट कम हो, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है भैया, आप बढ़ो या घटो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम अगर 10 लाख रुपया है तो एज इट इज हम कितना रहेंगे, 10 लाख। आप मुझे बताओ ना, उस सेंटर में 1000 बच्चे आ जाए तब भी मेरा फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपए। उस बच्चे में 100, उस सेंटर पे अगर 100 स्टूडेंट आए तब भी मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 10 लाख। क्योंकि रेंट तो पूरे साल भर का फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरे ऑलमोस्ट क्या होगा, साल भर का फिक्स ही होगा। आया आसान है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये मेरा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट है, आउटपुट बढ़े या घटे फिक्स कॉस्ट में कोई कवर, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मेरा फिक्स ए भाई, मेरा फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 लाख में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए कितना बचा, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख को बोलते हैं अपने EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को अपने बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस से आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बिजनेस में आपने पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो खर्चा होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर रेवेन्यू में से मैंने ये भी माइनस कर दिया, मैंने ये भी माइनस कर दिया, अब जो मेरा रिमेनिंग पार्ट बच गया विच इज आवर ऑपरेशनल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस वाला प्रॉफिट। अब आप बताओ, क्या ये 10 लाख रुपया का प्रॉफिट लेकर मैं घर जा सकता हूँ, नहीं। क्योंकि अगर मैं रास्ते में, अगर मैं घर गया तो रास्ते में मिलेगा बैंक वाला, बोलेगा मेरा पैसे से तुमने क्या किया, धंधा चालू किया, अरे मेरा पैसे से तुमने बिजनेस चालू किया तो मुझे तो इंटरेस्ट दो एटलीस्ट। तो मैंने क्या किया, इस 10 लाख में से बैंक वाले का इंटरेस्ट दिया। याद है बैंक वाले का इंटरेस्ट कितना बनता है, 20 लाख इंटू 10%, कितना, 2 लाख रुपया। तो अब आप बताओ ना, इस 10 लाख में से मैंने 2 लाख रुपया का इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक वाले को, बचा कितना, 8 लाख रुपया। अब ये 8 लाख रुपया लेकर मैं घर जाऊंगा तो मोदी जी पकड़ लेंगे, बोले टैक्स दो भैया, इस देश में तुम कमा रहे हो टैक्स देकर जाओ। तो मोदी जी को मान लो 25%, 25% टैक्स दे दिया। तो 8 लाख में से 25%, 8 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख रुपया। अरे 8 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख रुपया। तो बचा कितना, 6 लाख रुपया। अब ये मैं घर लेके जा, घर मतलब अब मैं अपने मालिक को ये दे सकता हूँ। अब ये पूरा का पूरा पैसा किसका है, ओनर का है। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी जो ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाया ना, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रेफरेंस शेयर। क्या यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर था, नहीं। यहाँ इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हाँ फ्रेंचाइजी मॉडल है सर, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ लिवरेज की बात करूं तो कितने टाइप के रिस्क होते हैं, देखो 3 टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की बात हो रही है, तो बिजनेस में जो रिस्क आता है वो सबसे ज्यादा रिस्क किसके आता है, फिक्स कॉस्ट। अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं, सच बताऊं, मैं अपने अगर सेंटर की बात करूं, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस सेंटर का रेंट निकालना, इस सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी, और जितने लोग मेरे लिए काम करते हैं उनका उनका एक फिक्स अमाउंट का सैलरी है। तो एवरी मंथ मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इनके लिए रेंट निकालना सेंटर का। अगर सेंटर नहीं निकाला तो रोड पे पड़ेंगे बैठ करके अपने लोग, आया बस सामने, ये हाल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, और जितने भी 2-3 स्टाफ्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको क्या करना, सैलरी देना। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। इसको बोलते हैं बिजनेस वाला रिस्क। जो बिजनेस वाला रिस्क होता है ना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। तो जब भी आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दिखेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस में रिस्क। एक बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर देना, और उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो रेंट वेंट है। अच्छा तुम बताओ ना, मेरे कोचिंग सेंटर में अगर 6 महीने बच्चे नहीं आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं रेंट दे पा रहा हूँ टाइम पे, मुझे फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, सैलरी दे दिया, इस सेंटर का रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया। अगर बच्चे नहीं है तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट जहां जहां ऑब्लिगेशन था मैंने अपना जिम्मेदारी निभा दिया। मेरा सेंटर 6 महीना खुला रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है विच इज आवर फिक्स कॉस्ट। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क कहां से जनरेट होता है, ऑपरेटिंग रिस्क कहां से जनरेट होता है, फिक्स कॉस्ट से जनरेट होता है। क्लियर हुआ। अरे ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, बिजनेस में कौन सा रिस्क होता है, फिक्स कॉस्ट वाला। आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है,
फोकस करना, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या है, कंट्रीब्यूशन, और उसके नीचे में क्या है, ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। जो ऊपर में भाई ऊपर में रखो, जो नीचे में वो नीचे में रखो। कर क्लियर, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, कौन सा रिस्क जनरेट होता है, अरे बताओ ना, इस फिक्स कॉस्ट से कौन सा रिस्क जनरेट होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या है भैया, कंट्रीब्यूशन, उसके नीचे में क्या है, ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी बन गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डॉल डीएफएल, बात करते हैं डीएफएल। डीएफएल का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो फाइनेंस किया, जो इन्वेस्ट किया, दे आर द फाइनेंशियर, दे आर द फाइनेंशियर। तो मेरे बिजनेस में फाइनेंशियर कौन था, बैंक वाला। तो बैंक वाले को भी तो पैसा देना पड़ेगा। कल को अगर मैं बैंक वाले को पैसा नहीं दिया, सारा का सारा प्रॉफिट लेकर घर चला गया, तो बैंक वाले के पास पावर है कि मेरा बिजनेस को बंद करा सकता है। मेरे एपीसी के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल करके अपना लोन को रिकवर कर सकता है। इतना तो बुद्धि है तुम लोग को, पता है ना कि बैंक वाले का पैसा मार के आप नहीं बैठ सकते। तो मुझे बैंक वाले को भी तो देना है, तो ये भी तो एक रिस्क है। अगर मैं बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला मुझे छोड़ देगा क्या, मेरा सेंटर तो बंद हो जाएगा। तो वो भी तो एक रिस्क है। तो जो इन्वेस्टर से जो रिस्क आता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे फाइनेंशियर, उनसे जो रिस्क आता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये इन्वेस्टर का रिस्क है, फाइनेंशियर का रिस्क है। क्लियर भाई चीज, ओके। अब एक चीज याद रखो, हम लोग बैंक, जो हमारे फाइनेंशियर है, जो बैंक वाले हैं, उनको हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट से हमें याद आएगा डीएफएल, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग किसको पे करते हैं, फाइनेंशियर को। फाइनेंशियर को पैसा नहीं दोगे तो उनके पास एक राइट आएगा कि आपका बिजनेस बंद करवा देंगे। दैट इज वाई ये भी एक रिस्क है। तो इंटरेस्ट से किसका रिस्क याद आएगा, फाइनेंशियर का। अच्छा, इंटरेस्ट के ऊपर में क्या है, ईबीआईटी। अरे इंटरेस्ट के ऊपर में क्या है, ईबीआईटी। इंटरेस्ट के नीचे में क्या है, ईबीटी। तो डिवाइड कर दो ईबीटी, तो फॉर्मूला बन गया ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। क्लियर हुआ चीज, ओके। अगर ये डॉल और डीएफएल दोनों को ऐड कर दोगे, डॉल और डीएफएल दोनों को ऐड कर दोगे, तो एक कंबाइंड रिस्क आएगा। ये भी तो रिस्क है, ये भी तो रिस्क है। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मल्टीप्लाई वाला इफेक्ट आता है। जो रिस्क होता है ना, वो दुगना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डॉल और डीएफएल के बीच में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इसको अपने बोलेंगे डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो डॉल और डीएफएल को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कंबाइंड लिवरेज। क्योंकि जब ये रिस्क ऐड होगा ना, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो डबल इम्पैक्ट आएगा, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म पे आएगा। जिसको अपने क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अच्छा मुझे बताओ ना, इसका एक फॉर्मूला मैंने और प्रूफ किया था। फॉर्मूला क्या है डीसीएल का, डॉल इंटू डीएफएल। तो डॉल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। डीफीएल का फॉर्मूला क्या है, डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया तुमको, और सारा मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया। लास्ट क्लास का रिवीजन मेरे को 18 मिनट लगा कराने में, लास्ट क्लास का, ठीक है। मुझे बस एक चीज बोलना था, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर्स है, जैसे अभी आपने मेरा बात से तुम रिलेट करोगे, अभी आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स का क्वेश्चन देख करके आया और कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ा। उसमें एक चीज तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ मैटर करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट में क्या, बहुत सारे प्रोविजंस भी है कि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को करना राइट ऑफ, या पहले ये राइट ऑफ, बहुत सारा चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यही से कॉन्सेप्ट है। फाइनेंस में पूरा का पूरा फाइनेंस का नॉलेज है। अब फाइनेंस में रट्टू तोता वाला काम नहीं चलता है। फाइनेंस में चलता है एनालिटिकल बुद्धि, कि आप चीजों को कितना जल्दी एनालिसिस कर पा रहे हो, और साथ ही साथ चलता है कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि डॉल का 3 फॉर्मूला है, डीएफएल का 2 फॉर्मूला है, डीसीएल का भी 2-3 फॉर्मूला है। आया बस सामने। फिर एक फॉर्मूला बनता है आपका ओवरऑल स्टेटमेंट फॉर्म से। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। दैट इज वाई आपको पूरा का पूरा फोकस करना अपने कॉन्सेप्ट पे। हाँ हाँ दिखाओ ना। हाँ सब देख के वीडियो बना।
तो इसीलिए ना कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। अब आपको ना मैं कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। पहला, मैं आपको आज टोटल 4 कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। 4 कॉन्सेप्ट देने से लिवरेज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से सम्स करना स्टार्ट करेंगे। मेरे बुक में ऑलमोस्ट कितने सम्स होंगे? 25 से ज्यादा सम्स होंगे। हाँ, मैं आपको ना कॉन्सेप्ट, जैसे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट और 15 साल के जो PYQ है वो मैं सॉल्व करा दूंगा। बेसिक्स, अपना फीचर सुन लो कैसे हम लोग FM को टैकल करेंगे। बेसिक्स, बेसिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है वो, प्लस 15 साल के PYQ। तो एग्जाम के टाइम पे आपको लोग PYQ सोचेंगे, आपको PYQ सोचना नहीं, बिकॉज आपका PYQ ऑलरेडी सॉल्व रहेगा, कवर्ड रहेगा। आए सामने? जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, साथ साथ मैं उसको एप्लीकेशन में सोल्यूशन डाल दूंगा। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है ना, तो मैं नेक्स्ट विद इन 24 आवर जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसका सोल्यूशन ऐप में डाल दूंगा, सोल्यूशन को डिस्कस कर दूंगा, कॉपी चेक कर लेना। क्लियर है चीज? ओके। हम्म हम्म क्लास नोट्स के लिए 2 ऑप्शन है। अगर बोलोगे प्राइवेट टेलीग्राम चालू कर दूंगा, और नहीं तो एप्लीकेशन में ऐड करा दूंगा। बेटर क्या रहेगा तुम लोग मुझे बता देना। मेरे पास दोनों ऑप्शन। हाँ, एप्लीकेशन में ऐड कर दूँ, ठीक है। चलो एप्लीकेशन में ऐड कर दो। चलो, अब मैं क्या सिखाना चाहता हूँ पहले आपको। मान लेते हैं आपका जो टर्नओवर है, ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं आपका जो टर्नओवर है वो 10% बढ़ गया। सुनो सुनो, एज्यूम करो कि आपका जो टर्नओवर है वो 10% बढ़ गया। अगर आपका टर्नओवर 10% बढ़ गया, अब आप देखिएगा, मैं 10% बढ़ा करके दिखाऊंगा कि ये फिक्स कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, और लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें 10% मैं घटा के दिखाऊंगा। तो आप ये देखिएगा कि हमारे लिए जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये वरदान का भी काम करता है, और यही हमारे लिए एक श्राप भी हो जाता है कि ये हमको डुबा भी देगा और ये हमको बना भी देगा। इसलिए पता है बहुत सारे लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर आपका कोचिंग सेंटर थोड़ा छोटा है। हमने कोई बात नहीं, तू मेरे से फाइनेंस पढ़ना तब तुझे बताएंगे। क्लासरूम छोटा नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतने के हिसाब से क्लासरूम बड़ा है। टू बी फ्रेंकली, अरे भाई 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी कोई खराब नहीं होता, 50 स्टूडेंट का कैपेसिटी खराब नहीं होता, लेकिन क्या उसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। एक बार आए तो बैठे वो, तब उसको बताए फाइनेंस। चलो मैं तुमको समझाता हूँ। 10% अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, अगर मेरा रेवेन्यू 10% बढ़ता है तो 25 लाख है, 25 लाख में 10% ऐड करो। अरे मेरा रेवेन्यू 10% बढ़ता है, इसका मतलब क्या, पहले मेरे पास 500 बच्चे थे, अब 10% बढ़ गया तो मेरे पास 550 बच्चे हो गए। अरे मेरे पास पहले 500 बच्चे थे, आया सामने। अब अगर 10% मेरा रेवेन्यू बढ़ता है तो इसका मतलब मेरे पास 500 का 50% कितना होता है, 50 बच्चे, तो मेरे पास 50 बच्चे बढ़ गए। आया बस हमने। तो अब आप बताओ, एक बच्चा से 2500 रुपया मैं चार्ज करता हूँ एक सेमेस्टर का, तो 2 सेमेस्टर का 5000, तो एक बच्चे से 5000, तो 550 बच्चे से कितना आएगा, ऐड कर दो, 27,50,000। यहाँ पे कितना हो गया, 27,50,000। अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो 25 लाख में ही 10% आप ऐड करिए, देखिए 27,50,000 आएगा। अरे जो आपका 25 लाख है इसी में 10% आप ऐड करो ना, कितना आएगा, 27,50,000। ठीक है। अब आप बताओ, अगर मेरा 50 बच्चा बढ़ा है तो 50 बच्चे का बुक का खर्चा भी बढ़ेगा। तो एक बुक पे कितने का खर्चा आ रहा था, 1000 रुपया। एक बुक पे कितने खर्चा आ रहा था, 1000 रुपया। तो पहले 500 स्टूडेंट था, अभी 550 स्टूडेंट हो गया, तो इनटू कर दो 550, तो कितना हो जाएगा, 5,50,000। 5,50,000। या तुम डायरेक्टली कर सकते हो, 5 लाख का 10% ऐड करो ना, 5 लाख अपने कैलकुलेटर में ऐड करो ना, 5 लाख प्लस 10%, तब भी कितना आएगा, 5,50,000। एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, अगर आपका रेवेन्यू 10% बढ़ा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगा। दिक्कत क्या होता है ना, अभी तुमको ये बात याद है, नेक्स्ट टाइम जब मैं सम्स कराऊंगा ना, तुम लोग अरे रेवेन्यू आप कैसे बढ़ा दिए, या आप वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ा दिए। आपको मैं एक सिंपल सा बता रहा हूं, अगर आपका रेवेन्यू 10% बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10%। अगर आपका रेवेन्यू 10% माइनस होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% माइनस होगा। इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। आया बस हमने, इसके पीछे लॉजिक है। मेरे पास पहले 500 स्टूडेंट था, तो एक बच्चे से कितना आ रहा था, 2500। अभी मेरे पास 550 बच्चे हैं,
तो मेरे पास कितना आ रहा है, अरे सॉरी यहाँ 5,000 था ना, अरे एक स्टूडेंट से कितना पैसा आ रहा था, 5,000। तो 500 इंटू 5,000 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 25 लाख। अब 550 इंटू 5,000 कर दो, कितना आ जाएगा, 27,50,000। ठीक है। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 1000 इंटू 500 करो, 5,00,000। 1000 इंटू 550 करोगे, 5,50,000। तो अगर मैं 10% ऐड करूं तब भी यही अमाउंट आएगा, 10% मैं ऐड करूं तब भी यही अमाउंट आएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तब भी वही बात है, या मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तब भी वही बात है। तो जितना चेंज आपका सेल्स में है उतना ही चेंज आपका वेरिएबल कॉस्ट में होगा। बोलो क्लियर है? ओके। अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, माइनस करो ना, कितना आ जाएगा, 27,50,000 माइनस 5,50,000, कितना, 22 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 22 लाख रुपए। ठीक है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट, तो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना, अरे फिक्स तो फिक्स रहेगा भैया, आपका आउटपुट बढ़े या आपका आउटपुट कम रहे, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आपका ईबीआईटी कितना हो गया, 12 लाख रुपए, 12 लाख। अगर मैं चेंज की बात करूं, सुनो ना, अगर मैं चेंज की बात करूं तो ईबीआईटी पहले था 10 लाख रुपया, अरे बोलो ना, पहले ईबीआईटी कितना था, 10 लाख रुपया। लेकिन जैसे ही रेवेन्यू 10% बढ़ा तो ईबीआईटी 10 लाख से कितना हो गया, 12 लाख। तो आप बताओ ना, इन दोनों में चेंज कितना है, 2 लाख रुपया। तो अगर मैं चेंज की बात करूं तो ये मेरा 2 लाख रुपया का चेंज आया, ये मेरा है चेंज इन ईबीआईटी। बोलो ना, ये मेरा क्या है, चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना चेंज आया, 2 लाख रुपया। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई बेस। तो चेंज कितना है भाई, 2 लाख रुपया। मेरा बेस क्या है, बेस मतलब जिससे आप कंपेयर किए थे, अरे 10 लाख और 12 लाख इसी से कंपेयर हुआ था ना। इस 12 लाख का कंपेयर किससे किए थे, 10 लाख से। तो 10 लाख मेरा क्या है, बेस है। बढ़ने से पहले, बढ़ने के पहले जितने भी अमाउंट होते दे आर द बेस। तो इस 12 लाख से 10 लाख का कंपेयर किया गया था, तभी तो 2 लाख आया था। आपने 2 लाख का प्रॉफिट दिखाया कि भैया 2 लाख प्रॉफिट बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, जब इस 12 लाख का कंपेयर आपने 10 लाख से किया। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस कितना है भाई, 10 लाख रुपया। अरे तुम लोग पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, न्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी। तो ओल्ड मतलब बेस की बात हो रही है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 लाख रुपए हुआ ना। इंटू कर दो 10, इंटू कर दो 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। आ रहा है ना, 20% आ रहा है ना। अब आप एक चीज देखो, आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा, आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा, 10%। मेरा टर्नओवर ओनली 10% बढ़ा, पर मेरी प्रॉफिट कितनी बढ़ गई, डबल हो गई। क्यों डबल हुई, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आया। अगर यही फिक्स कॉस्ट में चेंज आ जाता तो मेरा प्रॉफिट में फिर ज्यादा फर्क नहीं आता, तभी 10 लाख होता। मेरा फिक्स कॉस्ट फिक्स है, तुम लोग घर जाना और ये फिक्स कॉस्ट को चेंज करना, देखना आपका प्रॉफिट में कम आ जाए। अगर आपने फिक्स कॉस्ट को बढ़ा करके 15 लाख कर दिया, अभी करके देख लो ना, आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख रुपया। अब ये एज्यूम कर लो हो गया 15 लाख रुपया। इसको एज्यूम करो ना कि टर्नओवर के साथ साथ फिक्स कॉस्ट बढ़ा है, टर्नओवर के साथ साथ आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ा, तो एज्यूम करो इसको। अगर ये 15 लाख हो गया तो अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, कितना हो गया, 7 लाख रुपया। तब तो ये तो आपका ये तो माइनस में आ जाएगा। अरे 10 लाख पहले था, अभी हो गया 7 लाख रुपया। तो आपका देख रहे हो, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट कितना भयंकर कम हुआ, बिकॉज नेगेटिव में आप चले गए। अगर मैं इसको 15 कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपया। तो अब आप 3 लाख रुपया आ गए माइनस में। तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 30% माइनस में चला गया। तो फिक्स कॉस्ट देख रहे हो कितना बड़ा चीज है, कि अगर फिक्स कॉस्ट अपने आप में फिक्स है और आपका टर्नओवर बढ़ रहा है तो आपके लिए वरदान है। भगवान आपको आके आशीर्वाद, जैसे तुम लोग देखा होगा टीवी में ना, कि जब लोग तपस्या करते हैं तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, फिर बोलते तथास्तु। फिक्स कॉस्ट वही है, आपके लिए वही है कि अगर आप अपने टर्नओवर को बढ़ा ले गए, आप अपने टर्नओवर को बढ़ा ले गए, तो ये आपको वरदान देता है कि प्रॉफिट हम डबल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे।
अगर टर्नओवर बढ़ाते हो 10% तो प्रॉफिट हम डबल कर देंगे। तो टर्नओवर बढ़ा 10%, अब प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज करो, ये भी फिक्स कॉस्ट है और इंटरेस्ट भी तो फिक्स कॉस्ट है। अब ये इंटरेस्ट पता क्या बोलता है कि तुम अगर प्रॉफिट को डबल करते हो तो हम उससे ज्यादा कर देंगे। अगर तुम प्रॉफिट को, ये वाला फिक्स कॉस्ट क्या किया था? प्रॉफिट को डबल किया था। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये बोलता हम प्रॉफिट को भी जितना तुम किए उससे हम ज्यादा कर देंगे। कैसे? मैं पहले इसको प्रूफ करता हूं, इससे फॉर्मूला से प्रूफ करता हूं। चलो पहले डॉल निकालते हैं। जब चेंज नहीं हुआ था, व्हेन नो चेंज इन टर्नओवर, व्हेन नो चेंज इन सेल्स, तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन का डॉल का वैल्यू निकालूं तो कंट्रीब्यूशन कितना था भाई? जब चेंज नहीं हुआ था तो कंट्रीब्यूशन कितना था? तो 20 लाख रुपया। ईबीआईटी कितना था? 10 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया, सॉरी 20 लाख रुपया, ये हो गया 10 लाख रुपया, तो हो गया 2 टाइम्स। आपका डॉल का वैल्यू कितना आया? 2 टाइम्स। चलो मैं डीएफएल की बात करूं, व्हेन नो चेंज इन टर्नओवर, ठीक है। ईबीआईटी कितने है भाई? 10 लाख रुपया, और ईबीटी कितना है? 8 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपया, समझ रहा ना चीजों को अच्छे से, 10 लाख रुपया और कितना हो गया? 8 लाख रुपया। कितना हो गया? 1.25 टाइम्स। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? 1.25 टाइम्स। चलिए अब सुनो, हमारा डॉल कितना है? 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर टर्नओवर 10% बढ़ेगा तो N2 कर दो 2, कितना हो गया? 20%। डॉल क्या बोलता है? डॉल अगर 2 टाइम्स है, डॉल अगर 2 टाइम्स है तो वो पता क्या बोलता है? जितना टर्नओवर बढ़ेगा हम उसका डबल कर देंगे। आपका टर्नओवर कितना बढ़ा था बोलो ना? 10%। और डॉल का वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स, तो N2 कर दो 2 टाइम्स, कितना हो गया? 20%। देखो ना यहाँ 20% आया था कि नहीं आया था? 20%। एफएम ना बहुत मजा वाला सब्जेक्ट है। अब मेरा ना वन ऑफ द, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे एफएम बहुत मजा आता पढ़ाने में। उसके पीछे रीजन है कि कॉमर्स वाले बच्चे ना थोड़ा पैसा बहुत अच्छा पहचानते हैं। लिटरली बता रहे, वो हम लोग का ना कॉमर्स पढ़ते पढ़ते हम लोग के ब्लड में पैसा आ गया है। वो अलग बात, अभी तक कोई मशीन बना नहीं है जो पैसा आइडेंटिफाई करे ब्लड में। और तुम जब तुमको फाइनेंस स्टार्टिंग बहुत बोरिंग लगेगा। अरे बता रहा हूँ ना, फाइनेंस स्टार्टिंग बहुत बोरिंग लगेगा। अरे क्या डॉल डीएफएल ये वो फलाना ढिमका ये सब, लेकिन 2-3 महीना गुजार लो, फिर लगेगा ना यही तो जिंदगी है। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे देश के जो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर थे, जिनको बोलते थे ना इंडिया के वॉरेन बुफे, वो भी मर गए बेचारे। राकेश झुनझुनवाला जी, वो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जॉब को लात मारा, जॉब को लात मारा, फर्म चलाते थे, फर्म को लात मारे। अब आप सुनो, एक वर्ड बोल रहा हूँ, सुनने में कितना अजीब लगेगा। सीए ब्रोकर बन गया। अगर देसी भाषा में बोले तो सीए दलाल बन गया। सुनने में कैसा लग रहा है? लेकिन अच्छा है। वो नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर बन गए। स्टॉक मार्केट का ब्रोकर बनने के लिए तुम्हारे पास 5 करोड़ का पेडअप कैपिटल होना चाहिए। तो कोई छोटा मोटा आदमी ब्रोकर नहीं बनता अभी स्टॉक मार्केट का। आईएफएस है ना, आईएफएस तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ब्रोकर वर्सेस सब ब्रोकर का डिफरेंस। ब्रोकर बनने के लिए क्या कंडीशन है, सब ब्रोकर बनने के लिए क्या कंडीशन है, बेनिफिट किसमें ज्यादा है, वो सब पढ़ाऊंगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। वो क्या बने? सीए को लात मारे, सबको लात मारे के बन गए ब्रोकर। ब्रोकर बनते बनते लोगों को क्या दिया? सर्विस। सर्विस दे देकर ना, जब जब उनको ये लगा कि भाई सीए तो था ही, अपने क्लाइंट को पूरा बैलेंस शीट पढ़कर समझाते थे और मस्त सर्विस देते थे, अच्छा खासा परसेंटेज चार्ज करते थे। जब उनको लगा कि हम दुनिया को कमा के दे सकते हैं तो खुद क्यों नहीं कमा लें? ब्रोकर से ना धीरे धीरे क्या बन गए? इन्वेस्टर। लेकिन याद करना, ब्रोकरिंग नहीं छोड़े। याद रखना, आज आज आप पढ़ लिख के बहुत बड़े हो जाएंगे ना, आपके पापा जो काम करते वही काम करेंगे। बोले बेटा यही मेरा जिंदगी है, हमको यही सब कुछ दिया, वही चीज उन्होंने भी अप्लाई किया। उन्होंने ब्रोकरिंग नहीं छोड़ा। आज आपको बताऊं क्यों नहीं छोड़ा? रीजन क्या है? वो फाइनेंस में ढुक गए। और जो इंसान एक बार फाइनेंस में ढुक जाता है ना, शिवांगी तो मेरा बात से रिलेट करना,
जो इंसान एक बार फाइनेंस ढूंढ जाता है ना, उसको लगता है बस यही दुनिया है। फिर उसको ना स्टॉक समझ में आता है, उसको वो पॉइंट समझ में आते हैं, स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट बढ़ा कितना पॉइंट घटा। ऐसी एफएम है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, एफएम में हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 4 5 6 क्लास आपको मजा ना आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। एज्यूम करके चल रहा हूँ आप सी एस सी एस सी एम ए नहीं कर रहे हो, तो आप बीकॉम में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। 4 या 5 क्लास ऐसे अपने आप को संभाल कर रख लो। उसके बाद बोलोगे ना सर एफएम का नेक्स्ट क्लास कब होगा, क्योंकि मजा आएगा पढ़ने में एफएम में। लिटरली बता रहा हूँ। जब चीजें ना आपको इंटरनेट करोगे ना, क्योंकि हर चैप्टर, क्योंकि बताऊं आपके सिलेबस में 4 ऐसे चैप्टर है जो ये बताते हैं पैसे कहाँ से लाने हैं, और 3 ऐसे चैप्टर है जो ये बताएंगे पैसे कहाँ लगाने हैं। और जब आप इस चारों चैप्टर पढ़ लोगे कि पैसे लाने कहाँ से है, दिमाग खुल जाएगा लगाने कहाँ से है। जैसे आपने नाम सुना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर आपको सिखाता पैसे लाने कहाँ से है। लिवरेज, लिवरेज आपको सिखाता पैसे लाने कहाँ से है। कैपिटल बस्टिंग, ये सिखाता पैसे लाने कहाँ से है। तो कुछ चैप्टर आपको ये सिखाएंगे आपको पैसे कहाँ से लाने, बैंक से लाने हैं या डिबेंचर से लाना है या डिविडेंड से लाना है या इक्विटी से लाना है या खुद की सेविंग यूज करना है, ये आपको सिखाएंगे पैसे लाने कहाँ से। डिविडेंड डिसीजन मेकिंग बोल के चैप्टर है ना, वो आपको बताएगा पैसे लगाने कहाँ पे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोल के चैप्टर है, वो बताएंगे पैसे लगाने कहाँ पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्टिंग का क्लास है, इसलिए तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ये चैप्टर बहुत, ये सब्जेक्ट में बहुत तुमको मजा आएगा। ठीक है, चलो अब मैं डीएफएल की बात करता हूँ। ये कितना हो गया 1.25 टाइम्स। अब सुनो 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 सुनो, ध्यान मोहित ध्यान सुनो। हम लोग का ये कितना भाई, डॉल कितना है 2 टाइम्स। अच्छा, डॉल के बाद में ही तो डीएफएल की बात होती है। अरे डॉल के बाद में तो डीएफएल की बात होती है। अब अगर तुम बोलोगे सर अगर ये 1.5 टाइम्स, सॉरी 1.25 टाइम्स है, तो अगर मैं टर्नओवर बढ़ा 10% तो ये हो गया 12.5%। ये गलत हो जाएगा। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि डॉल में, ये जो आपका डॉल है, इसमें ऑलरेडी एक फिक्स कॉस्ट को आपने कवर कर लिया ना। और डीएफएल में आप दूसरा फिक्स कॉस्ट कवर करने जा रहे हो विच इज इंटरेस्ट। इसका मतलब डॉल का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डीएफएल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि डॉल में आपने एक मेजर फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया। डॉल जब आप निकाल रहे थे तो आपने एक मेजर फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया विच इज ओवरऑल फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और डीएफएल में आप क्या कवर करने जा रहे हो, ओनली फाइनेंशियर का इंटरेस्ट। तो डॉल निकालने से पहले आपने बिजनेस का मेजर फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया। तो अब आप बताओ इस डॉल का जो इंपैक्ट है वो इनके इस पर इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई आपको इस स्टेटमेंट समझो ना, ये जो फिक्स कॉस्ट है, अच्छा तुम बताओ ये 10 लाख रुपया है और ये कितना है 2 लाख रुपया है। तो आपने जब डॉल निकाला था तो ये फिक्स कॉस्ट को हटा के निकाला था। तो अब आप बताओ इस ईबीआईटी में, इस ईबीआईटी के वजह से, इस ईबीआईटी की वजह से क्या ईबीटी में फर्क आएगा नहीं, फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने बिजनेस का जो सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट था वो आपने पहले ही कवर कर लिया। तो मतलब जो डॉल का जो इंपैक्ट है ना वो डीएफएल में भी आएगा। डॉल का जो इंपैक्ट है वो डीएफएल में आएगा। दैट इज वाई क्या किया गया पता है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1.25 इंटू डॉल कितना है भाई 2 टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो कितना हो गया बताओ 2.25, 2.25 हो गया ना 2.25 टाइम्स। अच्छा टर्नओवर कितना परसेंट बढ़ा 10%, ये कितना हो जाएंगे 25%। डॉल का जो इंपैक्ट है वो डीएफएल को और मदद करता टर्नओवर बढ़ाने में, क्योंकि डॉल में आपने मेजर फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया। अरे 10 लाख और 2 लाख में फर्क नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? जब आप डॉल निकाल रहे थे तो आपने 10 लाख का फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया, और जब आप डीएफएल निकाल रहे थे तो ओनली 2 लाख का। तो जो डॉल का इंपैक्ट है वो तो डीएफएल में भी तो दिखेगा, क्योंकि डॉल निकालते वक्त बड़ा सा फिक्स कॉस्ट पहले ही माइनस कर दिए। दैट इज वाई इंपैक्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कि डॉल का इंपैक्ट डीएफएल में है, हेलो डॉल का इंपैक्ट किसमें है, डीएफएल में। ये इंपैक्ट दिखाने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आपसे अगर पूछे ये इंपैक्ट, ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, बोलना इंपैक्ट दिखाने के लिए, क्योंकि डॉल का जो इंपैक्ट है वो किस पर आएगा, डीएफएल में आएगा। तो ये इंपैक्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। तो डॉल कितना था 2, डीएफएल कितना था 1.25। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2.5 टाइम्स। इसका मतलब अगर टर्नओवर 10% बढ़ेगा
तो ये डीएफएल आपके प्रॉफिट को 2.5 टाइम्स बढ़ा देगा। फिर से बोल रहा हूं, ये अगर डीएफएल का वैल्यू 2.5 टाइम्स है तो इसका मतलब अगर आपका टर्नओवर 10% बढ़ रहा है, ये डीएफएल आपके प्रॉफिट को 2.5 टाइम्स बढ़ा देगा। मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25%। 2.5 टाइम्स का मतलब अगर आपका टर्नओवर 10% बढ़ा तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स ज्यादा, मतलब 25%। चलो एक बार 25% प्रूफ करते हैं, एक बार 25% प्रूफ करते हैं। ये था हमारा ईबीआईटी 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट तो बैंक वाले का फिक्स रहेगा, अरे बोलो ना, इंटरेस्ट तो बैंक वाले फिक्स रहेगा 2 लाख रुपया। तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया? हमारा ईबीटी कितना हो गया? 10 लाख रुपया। कितना हो गया? 10 लाख रुपया। अगर मैं चेंज की बात करूं तो इन दोनों में चेंज कितना था? इन दोनों में चेंज कितना आया? 2 लाख रुपए। चेंज इन ईबीटी। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था? चेंज डिवाइडेड बाय बेस। बेस मतलब जिससे आप कंपेयर किए थे, तो इस 10 लाख का कंपेयर किससे हुआ था? 8 लाख से। तो आपका बेस क्या है? 8 लाख। तो डिवाइडेड बाई 8 लाख कर दीजिए, इनटू कर दीजिए 100, आ रहा है 25%। देख लो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? 25%। आ रहा है 25%। इसका मतलब क्या हुआ है कि डॉल का जो इंपैक्ट है वो डीएफएल में है। अगर डॉल 20% है तो वो डीएफएल को मौका बोलता है, चल तू और प्रॉफिट बढ़ा। डॉल अगर 20% प्रॉफिट बढ़ाया, हेलो, अगर ईबीआईटी 20% है तो इसका मतलब डॉल ने कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ाया? 20%। तो अब ये डॉल डीएफएल को बोलता है, सुन भाई, हमने तो बड़ा सा बड़ा फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया, अब तुझे मौका दे रहा हूं कि अगर मैं 20% बढ़ा हूं तो तुझे मौका दे रहा हूं मेरे से ज्यादा बढ़ने का। तो एक चीज देख रहे हो, ये फिक्स कॉस्ट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आपका टर्नओवर बढ़ा 10%, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रॉफिट कितनी बढ़ गई? 25%। अरे टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही है, चाहे तुम थोड़ा सा प्रॉफिट कमाओ, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट की बात करो। ये कितना हो गया? 25%। चलो अगर मैं टैक्स की बात करूं, चलो टैक्स की बात करो, टैक्स कितना लगेगा भाई? 25, 2.5 लाख रुपया। अरे 10 लाख का 2.5 लाख, 10 लाख का 25% कितना होगा? 2,50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 7,50,000। चलो मैं चेंज की बात करूं, इन दोनों में चेंज कितना आया? 1,50,000 डिवाइडेड बाई, अगर मैं कितना कर दूं, 6 लाख, इंटू 100 कर दो, कितना आया? 25%। 25%, ये कितना आया? 25% आया बस ना। तो एक चीज देख रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 10% बढ़ता है तो जो फिक्स कॉस्ट है, चाहे वो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो फाइनेंशियल वाला फिक्स कॉस्ट हो, दोनों मिलकर के आपके टर्नओवर को डबल से ज्यादा कर देंगे। आपका जो टर्नओवर 10% बढ़ा तो प्रॉफिट मोर देन डबल, मतलब 2.5 टाइम्स। ये क्यों हुआ? आपका प्रॉफिट डबल क्यों हुआ? डबल से ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज फिक्स कॉस्ट अपने आप में क्या था? फिक्स था। अब आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूं, हिंडरबर्ग था। हिंडरबर्ग नाम सुने हो? हिंडरबर्ग, ये अडानी वाला जो शेयर्स आया था, सुना था 2-3 साल पहले अडानी का शेयर बहुत भयंकर मतलब क्रैश हो गया था, बहुत ज्यादा सुना था ये चीज। आप क्या हुआ बता रहा हूँ। हमारे देश में ना जब चुनाव उनाव आता है तो अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है सरकार गिराने में। तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी हिंडरबर्ग, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है और अपना एक रिपोर्ट देती है कि किस बिजनेस में रिस्क कम है और किस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। एक मोटा मोटा रिपोर्ट देती है। तो हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आया, उन्होंने अपना रिपोर्ट में क्या बोला है कि जो अडानी का जो शेयर्स है उसका जो वैल्यूएशन वो फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि अडानी का जो फिक्स कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है। अडानी का जो फिक्स कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है। तो अडानी का फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अडानी आज कमा रहा है तो फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहा है। कल को अगर वो कमाना बंद कर दिया या उसका टर्नओवर गिर गया या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो जो टर्नओवर बढ़ रहा है वो टर्नओवर क्या होगा? गिरना स्टार्ट करेगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है ना
वो प्रॉफिट को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना गिरा देगा। मतलब अगर टर्नओवर 10% गिरा तो प्रॉफिट ओनली 10% नहीं गिरेगा, वो 10% से ज्यादा गिरेगा। वो हो सकता है 25% गिरा, हो सकता है 30% गिरा, हो सकता है 40% गिरा। तो हिंडरबर्ग ने सेम बात बोला कि जब तक आप टर्नओवर बढ़ा रहे हो तब तक तो आपका फिक्स कॉस्ट कवर हो जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन क्या क्या कोई ग्राफ ऑलवेज ऊपर ही रहेगा? अरे जीवन है, ग्राफ नीचे भी आता है। तो हिंडरबर्ग ने यही सेम बात बोला कि जिस दिन आपके टर्नओवर का ग्राफ डाउन हुआ तो ये जो आपके फिक्स कॉस्ट है ना, ये आपके प्रॉफिट को 3 गुना 4 गुना नीचे गिरा देंगे। तो जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो 20% 30% ज्यादा गिर जाएंगे। तो अडानी का इंटरव्यू आ गया 2 दिन बाद, क्योंकि शेयर का दाम जैसे रिपोर्ट आया, लोग बोले अच्छा ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी मोदी जी है तो ठीक है, कल को दिक्कत हो गया तो लोगों ने अपना शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो शेयर जब बेचना स्टार्ट करोगे तो सप्लाई ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा होके वजह से खरीदने वाले कम है, अब बेचने वाले क्या है, ज्यादा है। तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम प्राइस कम, तो शेयर का दाम क्रैश होना स्टार्ट हुआ। अब हम अडानी जी को गुस्सा आया, बोले ऐसा कैसे हो गया। आए 2-4 रिपोर्टर को लेकर आए, पॉडकास्ट इंटरव्यू देना स्टार्ट किए। हर पॉडकास्ट में उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि हमारी कंपनी इनफ कैपेबल है टर्नओवर बढ़ाने में, और हमारी कंपनी इनफ कैपेबल है फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। तो जो फिक्स कॉस्ट से आप लोग डर रहे हैं, हमारे लिए वो फिक्स कॉस्ट वरदान की तरह है। आप टेंशन मत लीजिए, हमारा फिक्स कॉस्ट इजीली कवर हो जाएगा, बिकॉज हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया। आप देखो ना, अडानी कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट कभी बंद होगा? अडानी कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? पावर प्लांट में। कभी बंद होगा? डैम पे इन्वेस्ट किया, कभी बंद होगा? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, कभी बंद होगा? तो अडानी ने खुल के बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो पैसा लगा है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है, और बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बंद होने वाला नहीं है। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है, और हम पैसा कहाँ लगा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे। तुमको क्या लगता है? सीमेंट, पता ना अडानी ने सीमेंट का कंपनी खरीदा है, आई थिंक ACC, है ना। सीमेंट कभी बंद होगा इस देश में? इस देश से जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब लोग अपना घर बनाएगा, तो कभी भी सीमेंट का दाम नहीं कम होगा। तो जैसी जैसी अडानी ने बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है जो कि कभी गिरने वाले नहीं है, तो जब वो नहीं गिरेंगे तो टर्नओवर भी नहीं गिरेगा। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है, और अडानी पता गेम खेल गया, पता क्या बोला? बोला ये जो फिक्स कॉस्ट है आप समझिए, ये फिक्स कॉस्ट आपके प्रॉफिट को डबल कर देंगे। देखो ना यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या कर रहा था, टर्नओवर कितना बढ़ा 10%, बट ड्यू टू फिक्स कॉस्ट आपका प्रॉफिट कितना हो गया 25%। सेम बात अडानी ने बोला कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि अगर हम लोग 10% का टर्नओवर बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट डबल से ज्यादा होगा, और जब डबल से ज्यादा होगा तो कंपनी का ग्रोथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, आपके शेयर्स का दाम भी क्या होगा, डबल होगा। लोग बोले अरे अडानी तो भगवान निकला, लगा पैसा। फिर अडानी अडानी के शेयर लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए, शेयर का दाम फिर बूम कर गया। ओनली फाइनेंस, ओनली फाइनेंस, इट्स ऑल अबाउट ये फाइनेंस। सोच रहा हूं एक रिपोर्ट किसी कंपनी का फ्यूचर बर्बाद कर दे, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है तो आप अपना बुद्धि लगा करके उससे डील कर सकते हो। अडानी डील करके दिखा दिया कि जिस हाँ डूबेगा ही ना, फंडेड कंपनी है ना यूएस की, डूबेगा नहीं। तो वही वो डूबा क्या, अडानी डूबा? जिसने बर्बाद किया, जो बदनाम करने की कोशिश किया, खुद ही डूब गया। यही कहावत है ना, कुआं खोदो खुद गिर जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। ए तुम लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, चलो एक बार टर्नओवर गिरा के देखते हैं 10%। आओ एक बार बनाते हैं, टर्नओवर डिक्रीज करते हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट 2, इनकम स्टेटमेंट 2, आओ ना नहीं लिखो, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस, लिखना प्रीति। अच्छा भेज देंगे, भेज देंगे, देखो समझो तुम लोग, बात मत करना, हाँ भेज देंगे। क्या आया, EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या आएगा, EBT। अरे इनकम स्टेटमेंट याद हुआ तुम लोग को? माइनस टैक्स क्या मिलेगा, नहीं आफ्टर, बोलो क्लियर है?
अच्छा, मैं जब फाइनेंस पढ़ाऊंगा ना तो तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहूंगा, जैसे अभी अडानी हिंडरबर्ग का रिपोर्ट होता है। इससे क्या होगा, तुम लोग को धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में भी समझना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका सेल, अच्छा, सेल कितना था, 10 लाख ना, अरे सॉरी 25 लाख रुपया था। अरे मैं वही सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कितना था, 25 लाख रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 5 लाख रुपया। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई, 20 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख। ईबीआईटी कितना हो गया, 10 लाख। इंटरेस्ट कितना था, 2 लाख रुपया। ईबीटी कितना हो गया, 8 लाख रुपया। टैक्स था 25%, यहाँ था 2 लाख रुपया। कितना हो गया, 6 लाख। क्लियर हो गया ना। चलो, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो टर्नओवर है वो 10% डाउन हो गया, हमारा टर्नओवर 10% डाउन हो गया। तो मेरा जो स्टूडेंट था पहले 500 थे, वो 10% कम हो गए, बहुत घटिया पढ़ाया। कितना हो गया, साढ़े साढ़े 400। और एक बच्चे से कितना फीस आ रहा था, 5,000। तो 450 इंटू 5,000 कितने हो गए, 22,50,000। या तुम डायरेक्टली कर दो ना, या तुम डायरेक्टली कर दो। कैसे, 25 लाख माइनस 10% करोगे तब भी कितना आएगा, 22,50,000। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट कितने थे, 5 लाख। तो अगर टर्नओवर 10% डाउन हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना परसेंट डाउन होगा, 10%। प्रूफ प्रूफ करता हूं, बच्चे कितने हो गए, 450। और एक बच्चे का फीस, एक बच्चे पे वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 1,000। तो कितना होगा, 4,50,000। और 5 लाख में से 10% कम कम करोगे तब भी कितने हो गए, 4,50,000। तो 500 स्टूडेंट था, 500 में से 10% कम हो गया तो कितने हो गए, 450 स्टूडेंट। N2 कर दो, 1,000 रुपया पर स्टूडेंट पे खर्चा आ रहा था वेरिएबल कॉस्ट का। तो कितने हो गए, 4,50,000। अरे बोलो क्लियर है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, 18 लाख रुपया। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा ना, अरे बोलो ना, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगा, फिक्स। ये कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। इंटरेस्ट भी तो फिक्स रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपया। ये भी इसका 25% कर दो, कितना हो रहा है, 1,50,000। कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है ना। अब चलो, मैं चेंज की बात करता हूँ, मैं चेंज की बात करता हूँ, चेंज की बात करता हूँ। कितना चेंज जरा बताना मेरे को। अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज इन ईबीआईटी की बात करूं, तो देखो ना, 10 लाख था, 10 लाख से घटकर 8 लाख हो गया, तो माइनस होगा ना। तो माइनस कितने हो गए, 2 लाख। डिवाइडेड बेस, बेस मतलब जिससे आपने कंपेयर किया था, तो कंपेयर किया था 10 लाख से, तो डिवाइडेड बाई 10 लाख, -20%। तो अब आपका देखो ना, आपका टर्नओवर कितना परसेंट गिरा, बोलिए ना, आपका टर्नओवर कितना परसेंट गिरा, 10%। लेकिन आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना डाउन हो गया, 20%। चलो, अब चेंज इन ईबीटी की बात करते हैं। कितने का चेंज आएगा, 2 लाख का ना, -2 लाख। अब बेस कितना होगा, 8 लाख। इंटू कर दो कितना परसेंट, 100, कितना आ रहा है, माइनस। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये 25 कैसे हुआ, क्योंकि जो जो डॉल में इंपैक्ट आया, अरे ईबीआईटी तक किसका इंपैक्ट है, ईबीआईटी तक किसका इंपैक्ट है, डॉल का। और ईबीआईटी के बाद किसका इंपैक्ट है, डीएफएल का। अरे बोलो ना, यहां तक किसका इंपैक्ट है, डॉल का इंपैक्ट है। कैसे, क्योंकि यही तो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या है, कंट्रीब्यूशन, और उसके नीचे में क्या है, ईबीआईटी। तो यहां तक जो इंपैक्ट है डॉल का, और उसके बाद का जो इंपैक्ट है
डीएफएल का। याद है डीएफएल हमारा 2.5 टाइम्स आया था और डीएसएल भी कितना आएगा 2.5 टाइम्स। तो ईबीआईटी के बाद से यहां से जो चालू होगा ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका इंपैक्ट होगा, डीएफएल का इंपैक्ट होगा। चलो अब इसकी बात करो, अगर ये -25% आया तो यहां भी कितना आना चाहिए -25%। चलो चेंज निकालो बाबू, चेंज इन प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है बताओ, -1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है बोलो, -25%। तो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब अगर सेल्स में जो भी चेंज आ रहा है तो सेल्स के वजह से किस में चेंज आएगा, ईबीआईटी में। अरे बोलो ना, अगर सेल में चेंज आया तो इस सेल में किस सेल में चेंज होने की वजह से किस में चेंज आएगा, ईबीआईटी में। और अगर ईबीआईटी में चेंज आया तो उसके वजह से किस में चेंज आएगा, ईएटी में। तो अब मैं कुछ लिखाना चाहता हूं हम लोग को। अब आप देख रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 10% बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट 25% बढ़ जाता है, और अगर आपका टर्नओवर कम होता है 10% तो आपका प्रॉफिट 25% कम भी होता है। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट है क्या आप लोग को, लाइव स्टूडेंट कोई डाउट है क्या, बताइए प्लीज। नाम लेना संभव नहीं है, आप लोग का नाम क्यों ले, आप लोग हमारे फैमिली है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बैठ के नाम लेंगे, नहीं सर आप नाम लेंगे तभी बोलेंगे, नहीं बिना नाम लिए बोला करो। ग्रुप में बहुत लोग हैं, जुड़ने वाले बहुत कम है। क्लियर हुआ चीज, अरे बोलो ना क्लियर हुआ चीज, ओके। अब सुनो, अब सुनो, लिखो तुम लोग ना एक पेज, मतलब जहां भी हाफ पेज है, हाफ पेज, हाफ पेज तुम लोग छोड़ो, मैं सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिखवाऊंगा। हाफ पेज या एक पेज ही तुम लोग छोड़ दो, पूरा पूरा का पूरा फॉर्मूला एक जगह पे। तो मैं एक पेज ले रहा हूं फॉर्मूला वाला, तुम लोग एक पेज लो ना, फ्रेश पेज लो ना, सारा फॉर्मूला एक पेज पे लिखेंगे तुम लोग। हाँ एक पेज लो, लिखो फॉर्मूला। हाँ चलो, पहला फॉर्मूला, अरे सुनो ना, पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ठीक है ना। अब सुनिए इसका एक और फॉर्मूला, अरे सुनो ना इसका एक और फॉर्मूला, अरे मेरा बात तो सुनो, इसका एक और फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, पहला सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, जितना पूछूंगा उतना बोलना। अगर सेल में चेंज आता है, अगर सेल्स में चेंज आता है तो क्या ये चेंज के वजह से ईबीआईटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। कैसे आ रहा है ध्यान सुना, अगर मेरा सेल 10% में इंक्रीमेंट होता है तो मेरा जो ईबीआईटी है उसमें 20% का इंपैक्ट आ रहा है। तो ये जो 20% का इंपैक्ट आया बिकॉज मेरा टर्नओवर में 10% का इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ। मेरा टर्नओवर या तो 10% बढ़ेगा या मेरा टर्नओवर 10% गिरेगा, उसका इंपैक्ट मेरा ईबीआईटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इंपैक्ट देखना डबल का इंपैक्ट है, अरे इंपैक्ट ना डबल का इंपैक्ट है। अगर टर्नओवर 10% बढ़ता है तो ईबीआईटी डबल, टर्नओवर अगर 10% कम होता है तो ईबीआईटी डबल से भी कम, डबल मतलब माइनस हो गया। तो यहां पे जब भी चेंज आ रहा है उसका इंपैक्ट किस में आ रहा है, ईबीआईटी में। तो जिसके वजह से इंपैक्ट आ रहा है वो ऑलवेज होते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं। तो जिसके वजह से इंपैक्ट आता है ना वो ऑलवेज नीचे में होता है, डिनोमिनेटर होता है, जिसके वजह से। तो किसके वजह से इंपैक्ट आ रहा है, सेल्स के वजह से। तो एक फॉर्मूला पता क्या बना, जिसके वजह से इंपैक्ट आया उसको नीचे दिखाना, लिखोगे परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल,
इस सेल्स के वजह से क्या ईबीआईटी में इंपैक्ट आ रहा है ना, जो इंपैक्ट आ रहा है वो ऊपर में लिख दो। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूला समझो। अब ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा क्या? अरे सेल के वजह से ईबीआईटी में चेंज आता है ना, तो जिसके वजह से आ रहा है उसको नीचे रखो, और जिसके अंदर इंपैक्ट आ रहा है उसको ऊपर रखो, बात खत्म। तो यहां पे सुनो, सुनो, अब एक और फॉर्मूला बनेगा यहां पे, ठीक है? तो यहां पे क्या लिख, यहां पे एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? ध्यान सुना, जिस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा, ध्यान सुनना, फॉर्मूला बना रहा हूं, जिस भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा, उस बिजनेस में रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? जिस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा, जिस भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, क्योंकि जिस दिन टर्नओवर गिरा तो गिराएगा तो बहुत ज्यादा नीचे गिराएगा, बहुत ज्यादा, डबल 3 गुना 4 गुना नीचे गिरा देगा। तो जिस भी बिजनेस में अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। इसी चीज को पहले मैं लिखूंगा, बाद में तुम नोट डाउन करोगे। पहला क्या है, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। फिक्स कॉस्ट के वजह से, अरे बोलो ना, फिक्स कॉस्ट के वजह से जो इम्पैक्ट आता है, अच्छा सुनो ना, रिस्क अगर ज्यादा है, अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट, अरे मेरा बात समझो ना, आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, और जब रिस्क ज्यादा है तो ये फिक्स कॉस्ट आपके प्रॉफिट को ओवरऑल कम कर देगा जब टर्नओवर गिरेगा तो। अरे रिस्क कब आएगा बाबू, ये रिस्क कब आएगा, जब टर्नओवर गिरेगा। आपके लिए क्या बोल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट ना दो धारी तलवार है, फिक्स कॉस्ट क्या दो धारी तलवार है। अगर टर्नओवर बढ़ा तो ये आपके लिए वरदान का काम है, लेकिन अगर यही टर्नओवर गिरा तो फिर आपके लिए डुबा भी देगा, होता ना आबाद और बर्बाद। तो ये फिक्स कॉस्ट आपको आबाद भी कर देगा और ये फिक्स कॉस्ट आपको बर्बाद भी कर देगा। तो रिस्क कब होगा, फिक्स कॉस्ट से रिस्क कब होगा, जब टर्नओवर डाउन होगा। अरे बोलो ना, फिक्स कॉस्ट से रिस्क कब बढ़ेगा, जब आपका टर्नओवर डाउन होगा। और जैसे टर्नओवर डाउन हुआ तो आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरेगा। तुम लोग समझ नहीं रहा लॉजिक को, तुम लोग बात कर रहे हैं, समझ गया क्या बोला? अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क कब ज्यादा होगा, जब टर्नओवर, जैसे टर्नओवर कम हुआ रिस्क ज्यादा, और इस टर्नओवर के वजह से जो प्रॉफिट गिरेगा वो कम गिरेगा ज्यादा गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा। इसी से पता एक फॉर्मूला आया है, इसी से एक फॉर्मूला आया, पता क्या फॉर्मूला आया है? इसी से ना एक फॉर्मूला बना है, क्या बना फॉर्मूला, कि डॉल इक्वल टू 1/बाई MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेयर MOS इक्वल टू होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब सुनो, वर्ड क्या है, मार्जिन मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। अरे बोलो ना, MOS का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अरे पहले समझ लो फिर लिख लेना, मार्जिन का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, डॉल और MOS में रेसिप्रोकल, डॉल इज द रेसिप्रोकल ऑफ MOS, या MOS इज द रेसिप्रोकल ऑफ डॉल। इसका मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब क्या है, अगर डॉल ज्यादा है तो MOS क्या होगा, कम होगा, और अगर डॉल कम है तो MOS क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान सुनना, डॉल ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा, और रिस्क अगर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा कब होगा, जब टर्नओवर डाउन, और जब टर्नओवर डाउन तो प्रॉफिट भी कम होगा, इसलिए MOS भी कम हुआ।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम लोगों को पढ़ना है ना, तो सेम 7 में एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग फिर तुमको मजा है, अरे मजा चैप्टर है। मेरा यूट्यूब में 4 घंटे का उसका मस्त वीडियो है, जाकर देख लेना, वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा चैप्टर काफी। सुनो सुनो, डॉल अगर ज्यादा है, सुनो ना, अगर डॉल ज्यादा है तो एमओएस कम। कैसे? डॉल ज्यादा मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा, और फिक्स कॉस्ट के वजह से रिस्क कब आएगा? जब टर्नओवर डाउन। अरे बोलो ना, ये फिक्स कॉस्ट आपके लिए खतरा कब है? ये फिक्स कॉस्ट आपके लिए खतरा कब है? जब टर्नओवर डाउन होगा, और जैसे टर्नओवर डाउन तो आपकी प्रॉफिट डाउन। आपका प्रॉफिट क्या है? डाउन। इसलिए बताओ ना, डॉल ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा। रिस्क ज्यादा क्यों? क्योंकि टर्नओवर क्या हो रहा है? गिर रहा है, और जैसे टर्नओवर गिरेगा तो प्रॉफिट भी गिर जाएगा। इसलिए डॉल, डॉल और एमओएस में रेसिप्रोकल है, मतलब अपोजिट रिलेशन है। चलो अब इसकी बात करते हैं। डॉल अगर कम है, बोलना, अगर डॉल कम है तो रिस्क कम है। रिस्क कम है मतलब टर्नओवर ज्यादा है, और टर्नओवर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसलिए एमओएस देखो हाई है। तो एक और कितने फॉर्मूला हो गए डॉल के? 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल। और एक फॉर्मूला हो गया डॉल इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 2010 में एक सम्स आया था जिसमें एमओएस दे दिया था और डॉल दे दिया था, बच्चा कंफ्यूज, निकालना क्या है बाबा? तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर पुट। अरे जो पढ़ा तो उसके लिए ठीक है, अब जो एक दिन मैराथन देख के जाएगा तो क्या होगा उसका? वही बात है ना। नहीं नहीं, कुछ बच्चा आफ्टर क्लास आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। बात करते हैं डीएफएल। अरे बोलो डीएफएल। चलो डीएफएल पहला फॉर्मूला क्या है? अरे पहला फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये तो पहला फॉर्मूला। दूसरा, दूसरा, अगर ईबीआईटी में चेंज आया, अगर ईबीआईटी में चेंज आया, देखो ध्यान से, ईबीआईटी में कितना चेंज आया था? अरे बोलो ना, ईबीआईटी में कितना चेंज आया था? 20%। बट ये 20% के वजह से जो इंपैक्ट आया ईबीटी में वो कितना आया? 25%। या तुम लोग नेगेटिव नहीं देखना चाहता? तुम लोग नेगेटिव इंसान नहीं है, ठीक है, इधर आ जाओ। एक मिनट समझो, ईबीटी में कितना चेंज आया? 20%। बस पर ये ईबीटी की वजह से, इस ईबीटी की वजह से ईबीटी में कितना चेंज आया? 25%। इसका मतलब ईबीआईटी में जब भी चेंज आएगा तो उसका इंपैक्ट ईबीटी में होगा, और उसका इंपैक्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो ये जो ईबीटी है ना, सॉरी, ये जो ईबीआईटी है, ये ईबीआईटी इसमें और इसमें सेम इंपैक्ट डालता है। ईबीआईटी ईबीटी और अर्निंग आफ्टर टैक्स में सेम इंपैक्ट डालेगा। ये भी 25% है और ये भी 25% है। क्लियर है? बोलो क्या चीज पूछना था? हाँ। हम्म। नहीं, तब तो फ्लैक्चुएट हो जाएगा, फ्लैक्चुएट हो जाएगा फिर। हाँ तब फ्लैक्चुएट हो जाएगा, तब फ्लैक्चुएट हो जाएगा। हम्म। तब वो परसेंटेज निकाल दिखाना पड़ेगा, तब तब निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अब सुनो ना, इस ईबीआईटी में जो चेंज आया उसका इंपैक्ट ईबीटी में भी है, और उसका इंपैक्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स में भी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में भी। तो इसका मतलब यहां भी 25%, यहां 25%। तो एज ए ओनर, एज ए शेयर होल्डर, हमें इससे मतलब है, आफ्टर टैक्स से मतलब है। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, सुनो यहाँ पे लिखो, ईबीआईटी की वजह से लिखो ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी
डिवाइडेड बाई, ऊपर में आएगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। हाँ, ईपीएस कैसे आया बताऊंगा। अरे अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से, आ जाएगा तुम्हारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हाँ, अरे ईबीटी क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स है, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जो ईबीटी में इंपैक्ट आया था, अरे सुन ना देव, जो ईबीटी में इंपैक्ट, ईबीटी में कितना इंपैक्ट आया था 25%, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में कितना इंपैक्ट आया था, अरे बता, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स आपने दे दिया, अब वो पैसा किसका है, टैक्स देने के बाद वो पैसा किसका, ओनर का। तो ओनर अपना जो वैल्यूएशन करता है वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से करता है कि उसे एक शेयर के बदले कितना पैसा आता है, डिवाइड करते हैं। अभी मैं ये वाला अच्छा ये वाला स्टेटमेंट मैं भी पूरा करूंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी बस लिख लो, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, when preference dividend is given, when preference dividend is given। तो चलो नेक्स्ट पेज है आपके पास, एक पेज तो छोड़ना है ना फॉर्मूला के लिए, लिखो when preference dividend is given, dividend is given, तब इसका फॉर्मूला चेंज होगा, जब प्रेफरेंस डिविडेंड दिया रहेगा इसका फॉर्मूला चेंज होगा। चलो मैं तुमको दिखा रहा हूं कैसे। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट निकालूं तो पहले मेरा क्या था इनकम स्टेटमेंट में, अरे बोलो ना, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट था, ये हमारा सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, ईबीटी माइनस टैक्स, क्या मिलेगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब ये किसकी अर्निंग है, ओनर की, अरे बोलो ना, ये किसकी अर्निंग है, ये जो अर्निंग है ये किसकी है, ओनर की। ओनर किसी बिजनेस में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर, और आपके एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, सबसे पहले जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट से क्या दोगे, डिविडेंड। अरे ओनर को क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड दोगे तो सबसे पहले किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एक काम करो, सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस करो यहाँ पे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, क्या हो गया, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो जैसे ही प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपने हटाया, अब जो मिला वो हो गया आपका अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में आफिश, शॉर्ट में बोलते हैं आफिश। पढ़ाए तो थे तुम लोग को, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पढ़ाए थे, वैल्यूएशन सेम पढ़ाए थे, सेम 5 में पढ़ाए थे, गुडविल भी था ना सेम चीज, हाँ ऑफिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ईपीएस निकालना है, ईपीएस, ईपीएस फुल फॉर्म क्या, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे करते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही ना। अब मुझे बताओ, एक बार मेरा बात सुन लो प्लीज, अगर ईबीआईटी में चेंज आया तो इस ईबीआईटी की वजह से ईबीटी में चेंज आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स में भी चेंज आएगा, और साथ ही साथ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में चेंज आएगा। और जैसे ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर चेंज आया तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा, ईपीएस में आएगा।
सब तो इंटरलेटेड है ना एक दूसरे से। अरे समझ पा रहे मेरा बात? दोबारा सुन लो। अगर ईबीआईटी में चेंज आया तो उसका इंपैक्ट किस में आएगा? ईबीटी। याद करो मेरे सम्स में ये 20% बढ़ा था, ये कितना परसेंट बढ़ गया था? 25%। और ये भी कितना बढ़ गया था? 25%। ये दोनों सेम था कि नहीं सेम था? जब सेम था तो जो इंपैक्ट इसमें आएगा वही इंपैक्ट इसमें आएगा और वही इंपैक्ट इसमें आएगा। दैट इज वाई बोलते हैं कि इस ईबीआईटी का डायरेक्ट इंपैक्ट किसमें होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से हमें क्या मिलता है? अर्निंग पर शेयर। देख भाई, रटना है ना तो मेरे पास नोट्स पूरा रेडी है, बना बनाया दे देंगे, घर पे लिख के चलाना, मेरा का काम आसान। लेकिन रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर ये लेना का देने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। पता चला 2 बार सप्ली हो रहा है। एफएम में सप्ली का कोर्स बेच रहा हूँ, मुझे पता है कितना लोग का सप्ली लगा हुआ इसमें। तो वही बात बोल रहा हूँ ना। अभी जस्ट मैंने एफएम लॉन्च किया ना, 200 एडमिशन का सप्ली वाला हो गया एफएम में। हाँ, जो पुराने वाले स्टूडेंट है जिनका सीबीएसई में सप्ली लगा हुआ। अभी तो अभी यूट्यूब पे आके बोला नहीं हूँ कि सप्ली बैच चालू है। अनाउंस करूंगा तो बढ़ जाएगा। वही तो। ईबीआईटी में अगर चेंज आया तो उसका इंपैक्ट किस में आएगा? ईबीटी। और उसका इंपैक्ट किस में आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और उसका इंपैक्ट किस में आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और देखना ओवरऑल जो इंपैक्ट होगा सेम होगा। यहाँ भी 25% था, यहाँ भी क्या था? 25%। और इधर भी कितना आएगा? 25%। कुछ नहीं। ठीक है, आप सुनो। चलो मोहित, तेरे को ज्यादा नींद आ रहा ना, बताना मेरे को। सब पे फोकस है बाबू। किस में चेंज आया? किस में चेंज आया? सेल्स। सेल्स में जो चेंज आएगा उसके वजह से किस में चेंज आएगा? ईबीआईटी में। तो इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी जो इंपैक्ट है, वो कौन लेगा? डॉल। अरे बोलना है, कौन लेगा? डॉल। ठीक है। अब देखना, ईबीआईटी के वजह से, ईबीआईटी के वजह से, ठीक है, ईबीआईटी की वजह से मैं इसको यहां पे करता हूं। ऑफिस में जो चेंज आ रहा है ईबीआईटी की वजह से, इस ईबीआईटी की वजह से ऑफिस में जो चेंज आ रहा है, बोलो ना। ऑफिस तो यहीं से निकला था ना। तो अर्निंग अवेलेबल आया था ना। तो अब आप बताओ, इस ईबीआईटी की वजह से, एरो देखना ध्यान से, इस ईबीआईटी की वजह से ऑफिस में जो चेंज आया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएफएल। डीएफएल। तो फॉर्मूला क्या बना? इसके वजह से इंपैक्ट आ रहा था। किसके अंदर इंपैक्ट आ रहा था? ऑफिस। और ऑफिस से क्या निकलता है? ईपीएस। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या बना दिए? जिसके वजह से इंपैक्ट आ रहा था उसको लिखे नीचे, और जिसके अंदर इंपैक्ट आ रहा था उसको लिखेंगे ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन गया था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब याद हुआ? अरे बोला बाबा, अब याद हुआ? ठीक है, आप सुनो। अब बोल रहा हूं, जब सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा, हेलो, जब सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे फॉर्मूला चेंज होगा? सुनो, इसको ना तुमको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, मान लेते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 140, और टैक्स दिया हुआ है 30%। ठीक है, और आपको बोला ईबीटी निकालो। अरे बोलो ना, क्वेश्चन में बोला है अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 140। टैक्स कितना है? 30%। और ईबीटी वाला निकालने के लिए थे। सुनो, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब ये है आपका 140। और सुनो ना, टैक्स आपका कितना परसेंट है? 30%। तो बोला ईबीआईटी, ईबीटी क्या है? ईबीटी क्या है? तो सुनो ना,
अगर मैं इसको, सुनो ना, अगर मैं ईबीटी, अरे अरे सुन लो, अगर मैं ईबीटी को 100 मान लूं और उसमें से 30% टैक्स हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 70%। अरे आपको ईबीटी बोला ना, तो इसको तुम 100 मान लो, 100%। टैक्स कितना है? 30%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 70%। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब अगर ये 30% है और अगर ईबीटी को हमने एज्यूम कर लिया 100%, बोलते ना लेट द ईबीटी 100, लेट द ईबीटी 100, तो 30% टैक्स है, तो 70% हमारा क्या है? ईएटी। तो सुनो, देयरफॉर ईबीटी इक्वल टू 140 किसने किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो इनटू कर दोगे 100, कितना आ जाएगा? 200 रुपया। करते हैं ना अपने? दोबारा समझ लो, अगर ये 140 है और ये 30% है, तो इसको मान लो 100, तो 100 में से अगर 30% हटा दो कितना होगा? 70%। तो ये जो 140 है वो 70 के बराबर है, तो इंटू कर दोगे 100, आ जाएगा 200 रुपया। क्योंकि ईबीटी निकाला था ना, तो ईबीटी को आपने क्या एज्यूम किया था? 100, एज्यूम 100। ठीक है। अब पता है, ये जो सेम चीज आपने किया ना, इसी को मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूं। सेम चीज को मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। क्या फॉर्मूला कन्वर्ट किया पता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। मैंने, पता है, ये जो आपने किया, यही सेम चीज को मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। चलिए पुट करिएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 140। अरे बोलो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 140। और 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना था? 30%। 30 में से 30% तो 0.3। अरे 30 डिवाइडेड बाई 100 करोगे 0.3 आएगा, तो 0.3। तो 140 डिवाइडेड बाई 0.7 आ गया ना 200। कैसे 100 करोगे? करो ना, 7। तो जो तुमने सेम चीज यहां पे किया है, जो तुमने सेम चीज किया है, मैंने यही सेम चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया? फॉर्मूला कन्वर्ट। अब आ अरे मैं तुमको समझा रहा हूँ फॉर्मूला बन कैसे रहे हैं। मेरे पास सारा नोट्स रेडी है, मैं चाहता तुमको नोट्स दे दूं, लेकिन तुम समझो ना लॉजिक्स कैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो अब आपको बताओ कि कोई भी चीज अगर आपको आफ्टर टैक्स दिया रहे, तो टैक्स के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स कर देना। कोई भी चीज अगर आफ्टर टैक्स, जैसे ये देखो ना, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो टैक्स के बाद दिया हुआ है, तो टैक्स का इंपैक्ट खत्म करने के लिए क्या कर देना? डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। तो जैसे हमने डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स कर दिया, तो देखो ना, ये जो 200 आया, इस 200 में टैक्स नहीं है, टैक्स का इंपैक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। तो टैक्स के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स करते हैं। फिर से बोलो ना एक बार। टैक्स के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। खत्म? ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट में जाओ। हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? बोलो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स में क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, इसका मतलब ईएटी, ये भी आफ्टर टैक्स है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या है? आफ्टर टैक्स है। तो अगर मुझे डिविडेंड में से टैक्स का इंपैक्ट खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, जैसे हम लोग किए थे ईएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूं क्या? अपने ये वाला इंपैक्ट खत्म, ईबीटी की वैल्यू निकाले थे ना, तो अपने फॉर्मूला क्या बनाए थे? ईएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। तो जो भी वैल्यू आया उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। वैसे ही ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, देखो ना, बस ये लास्ट चीज समझ लो। देखो ना, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये भी तो टैक्स देने के बाद ही आया है।
पहले हम लोग टैक्स को माइनस किए, आया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज आवर प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या दे दिए, डिविडेंड दे दिए। तो ये भी जो डिविडेंड आया ये भी तो आफ्टर टैक्स है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए थे, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। अब इसके लिए अपने क्या फॉर्मूला बनाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, जिससे क्या हो जाएगा, टैक्स का इंपैक्ट खत्म। ठीक है, चलो अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। अब सुनो, ईबीआईटी, हेलो, इस ईबीआईटी में जो इंपैक्ट आएगा, सुनो, इस ईबीआईटी में जो इंपैक्ट आएगा उसका इंपैक्ट किस में आएगा, ईबीटी। उस ईबीआईटी की इंपैक्ट किस में आएगा, ईएटी। और ईएटी में जो इंपैक्ट आएगा उसका डिविडेंड आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड में। तो कहानी स्टार्ट कहां से होगा, ईबीआईटी से। कहानी, इसके इंपैक्ट कहां आएगा, ईबीआईटी। तो याद रखना, तीन चीज याद रखना है। अगर ईबीआईटी में इंपैक्ट आ रहा है तो उसका इंपैक्ट किस में आएगा, ईबीटी। ईबीटी से जो इंपैक्ट आएगा किस में आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज बताना बताना, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है विच इज योर प्रॉफिट। अरे बोलो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका क्या है, प्रॉफिट है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, मोदी जी को टैक्स देने के बाद जो मेरा अर्निंग है वही तो मेरा प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट में से मैं क्या दे रहा हूं, इसी प्रॉफिट में से मैं अपना प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं। तो अब बताओ, ये जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है ये भी तो मेरा प्रॉफिट ही है। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हमेशा बचपन से पढ़ाया गया आपको, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, दो तो प्रॉफिट क्यों लिखोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी प्रॉफिट है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब बात किसकी हो रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग नाम किसका लेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड का लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स के नाम में नहीं लेंगे। दोबारा समझो, दोबारा समझो, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये भी प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट में से क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। तो डिविडेंड भी तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो दो प्रॉफिट क्यों लिखोगे, एक ही लिखोगे। और बात किसकी हो रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड की, इसलिए इंपैक्ट किसका आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का आएगा। अब मैं इसको फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना ध्यान से। कहानी कहां से चालू होगी, ईबीआईटी, कहानी चालू होगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में सुनो ना, ईबीआईटी में जब इंपैक्ट आएगा तो उसका उसका इंपैक्ट ईबीटी में भी आएगा। अरे बोलो ना, ईबीआईटी में जो इंपैक्ट आया उसका इंपैक्ट किस में आएगा, ईबीटी में आएगा। क्लियर हुआ। अब सुनो, माइनस, याद है ईबीआईटी माइनस टैक्स, वहां याद है ईबीआईटी माइनस क्या करते थे, टैक्स। क्या आता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर क्या करते थे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां भी क्या होगा, हर जगह माइनस था तो यहां भी क्या हो गया, माइनस। अब बताओ, मैं यहां पे अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखूं या मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लिखूं, क्योंकि मैं अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखूंगा तो इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में दो लोग का पैसा, एक है प्रेफरेंस डिविडेंड और एक है इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखूंगा तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, और सम्स पूछा है प्रेफरेंस डिविडेंड की बात। तो दैट इज वाई प्रेफरेंस डिविडेंड को पिक्चर में लाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूंगा। क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर मैं लिख दूंगा ना तो मैं इक्विटी का ही बात कर रहा हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर मैं लिखूंगा तो मैं इक्विटी का ही बात कर रहा हूं एज वेल एज प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं लिखूंगा, किसकी बात करूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड की। तो यहां पे लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। हेलो, इंपैक्ट तो खत्म करना है, इंपैक्ट तो खत्म करना है, 1 माइनस टैक्स। अब देख रहे हो तुम लोग फॉर्मूला बना रहे हो। दोबारा समझो, ईबीआईटी में जो इंपैक्ट आया उसका इंपैक्ट किस में आएगा, ईबीटी में आएगा। ईबीटी के बाद क्या करते थे, माइनस, याद है ईबीटी माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो माइनस आ रहा था इसलिए माइनस लगा दिए। अब अगर मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखूंगा तब तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को भी प्रमोट कर रहा हूं। यहाँ पे सम्स में किसका इंपैक्ट बोला है, प्रेफरेंस डिविडेंड का इंपैक्ट बोला है। तो इसका मतलब मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स यूज नहीं कर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड यूज करूंगा। तो इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये तो आफ्टर टैक्स है,
तो टैक्स का इंपैक्ट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स। क्लियर हो रहा है? ओ बाबा रे बाबा, लास्ट फार्मूला। चलो अब आता है DCL। पहला फार्मूला क्या था इसका, डॉल डॉल इनटू DFL। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाए थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अरे याद है ना, दूसरा फॉर्मूला था। और तीसरा देख लो, ये मैं और लिख रहा हूं साइड में। अब सुनो, एक और फॉर्मूला था। सुनो 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 सुनो, एक खाली ये वाला देख लो। चलो बताना, बता रहा। सेल्स में जो इम्पैक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट की वजह से EBIT में इम्पैक्ट आएगा, तो जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, डॉल का। EBIT में जो इम्पैक्ट आएगा उसके वजह से ऑफिस में इम्पैक्ट आएगा, मतलब EPS में इम्पैक्ट आएगा, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, DFL। ठीक है। अब DFL यहां से चालू हो रहा है और लास्ट तक आ रहा है, डॉल यहां से चालू हो रहा है और EBT तक आ रहा है, आ रहा ना। और डॉल और DFL अगर कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, DCL। इसका मतलब सेल्स में जब चेंज आएगा तो EPS में चेंज आएगा, सेल्स में जब चेंज आएगा तो EPS चेंज आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो जब भी सेल्स में चेंज आएगा तो उसका इंपैक्ट EPS में भी आएगा। लिखो, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। ऑलमोस्ट डन है, फॉर्मूला सारे डन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लाइव स्टूडेंट कुछ डाउट होगा भाई पूछेगा आप लोग। एक मिनट बाबू, ये हो गया लिखना सबका, सबका लिखना हो गया। नाम नहीं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। समर्पिता शैलेंद्र, आपको समझ में आ रहा है आप लोग को? भूमि हो गया बाबू, हो गया ना, लिख लेना। हो गया, मैं कॉपी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत ले। नहीं नोट बोलो, लिखो ना। ऑलमोस्ट, अब थोड़ा बहुत फार्मूला है वो पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगा। सम सॉल्व, क्या हुआ? हाँ तो क्या कुछ हुआ क्या? ऑलमोस्ट डन है। सेल के वजह से सुनो ना, EBIT में चेंज आया तो जिम्मेदारी किसका होगा, अरे बोलो ना, जिम्मेदारी किसका होगा, डॉल। पढ़ लो, CA इंटर बहुत काम आ जाएगा ये सब चीज का बस। अरे हाँ रे बाबा, भरोसा करना पड़ेगा। सेल के वजह से अगर EPS में चेंज आ रहा है तो
डीएफएल। और तीसरा, अरे सॉरी, ईबीआईटी की वजह से। डीएफएल ना, हाँ हाँ हाँ। और सेल की वजह से अगर ओवरऑल ईपीएस चेंज आया तो याद रहेगा, सेल में चेंज हुआ तो ईबीआईटी में चेंज आएगा, पूरी की पूरी जो इम्पैक्ट आएगा डीएफएल में, डॉल में आएगा। ईबीआईटी में जो चेंज आएगा उसका इम्पैक्ट किस में आएगा, ईपीएस में आएगा। पूरा पूरा इम्पैक्ट किस में आएगा, डीएफएल में आएगा। और सेल के वजह से टॉप टू बॉटम, टॉप में सेल है, ईपीएस में क्या है, बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम जो इम्पैक्ट आएगा वो डी शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलो, नेक्स्ट क्लास में अब सम्स करना स्टार्ट करो। ऑलमोस्ट 25 सम्स है मैथ में, और मैं बता रहा हूँ एफएम में ना, अगर पर चैप्टर आप 20 सम सॉल्व करके नहीं गए एग्जाम में मत बैठना ना, मत, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर। ठीक है।